चलो आज बात करते हैं हम जीवाश्म के बारे में, ठीक है। क्या होता है जीवाश्म, किसे कहते हैं जीवाश्म, क्या काम है जीवाश्म के, ठीक है। चलो देखिए, पृथ्वी पर जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जीवन की उत्पत्ति, किसी जीव के जीवन की उत्पत्ति, जैसे मान लिया जाए पूछा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप देखिए जितनी बार ये हरदम पूछा। अभी हम केवल इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे टोटल, ठीक है। बात करेंगे हम कि जीवाश्म क्या होता है, उससे पहले जान जाएं कि जीवाश्म की खासियत क्या है। किसी जीव के पता करना है कि कोई जीव पृथ्वी पर कितने साल पहले आया, मानव की उत्पत्ति कब हुई, बंदर की उत्पत्ति कब हुई, गाय की उत्पत्ति कब हुई, है ना। कैसे हम पता लगाते हैं किसी चीज़ का पता, हम किस चीज़ से लगाते हैं, वो होता है जीवाश्म। पृथ्वी पर जितने भी, जैसे डायनासोर, बताया जाता है कि डायनासोर कितने साल पहले पृथ्वी पर थे, तो क्या देख के बताया जाता है, जीवाश्म। क्या होता है जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है जीव का बचा हुआ अवशेष, समझ रहे, किसी जीव के शरीर का बचा हुआ अवशेष। जब कोई व्यक्ति, कोई जीव मर जाता है, चट्टानों भूमि पर उसके शरीर के अवशेष कई वर्षों तक सुरक्षित पड़े रहते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ बचे रहते हैं, तो उसे पुरातत्व विभाग जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी जुटा के बताता है कि मानव का इतिहास इतना पुराना रहा होगा। या यूं कहें, डायनासोर की बात करें तो डायनासोर की उम्र कितनी रही होगी, यानी कि वो कितने साल पहले पृथ्वी पर आया होगा, इसका ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जीवाश्म से होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जीवाश्म यानी कि डायनासोर कितने साल पहले रहे होंगे, लेकिन उनके अवशेषों से ये प्राप्त होता है या ज्ञान होता है। जो दार्शनिक लोग होते हैं वो इसे देख के बता देते हैं कि इतने दिन पुराना ये रहा होगा। जैसे पोस्टमार्टम वगैरह होता कि नहीं होता, तो देख के बताया जाता है ना कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई है ना, किस कारण से हुई है। ठीक उसी प्रकार से जीवाश्म में क्या किया जाता है, जीव के अवशेषों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए, पता किया जाए कि जो जीव है यानी कि डायनासोर है वो कितना बड़ा रहा होगा, तो कितना बड़ा का हम कैसे पता करेंगे, उसके अवशेषों को जोड़ जोड़ के, है ना, उसके एक एक पार्ट को जोड़ जोड़ के हम बताएंगे कि डायनासोर इतना बड़ा रहा होगा, है ना। गिद्ध, जैसे अब गिद्ध गायब हो रहे हैं, इसके अवशेषों से हम पता लगाएंगे कि ये कितना बड़ा रहा होगा, कैसे भोजन करता रहा होगा, कैसे जगह पे रहता रहा होगा, है ना, किस प्रकार इसका शरीर कैसा था, शारीरिक संरचना कैसी थी। इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमें किससे प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है जीवाश्म से। क्लियर है जीवाश्म, आगे समझते हैं। जीवन की उत्पत्ति का बोध कौन कराता है, तो जीवाश्म कराता है। क्या महत्व है जीवाश्म के, तो कैसे, देखिए जीवाश्म क्या काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सेलों के सहसंबंधन में जीवाश्मों का उपयोग, एक जीव दूसरे जीव से कैसे जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सेल का मतलब होता है चट्टान, पहाड़ के सहसंबंधन, आपसी संबंधों में जीवाश्मों का उपयोग। चट्टानों वगैरह पे जो बड़े बड़े विशालकाय जीव रहते थे वो ज़्यादातर चट्टानों वगैरह पे रहते थे, तो वहाँ पे उनके अवशेषों को प्राप्त करके हम ये बता देते हैं कि यह जीव कितने साल या कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर अस्तित्व में रहा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्राचीन काल के सूचक, समय यानी कि पुराना से पुराना समय, यानी कि पृथ्वी पर कितने समय से जीवन संभव है, कब से कोई जीव पृथ्वी पर पाया गया, उसका भी बोध हमें कौन करवाता है, जीवाश्म कराता है। जितने पुराने से पुराने जीव हमें मिलेंगे, इसका मतलब मान लेते हैं 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले अगर कोई जीव मिलता है जिसका अस्तित्व 5000 वर्ष पूर्व पहले था, तो इसका मतलब है पृथ्वी पर जीवन 5000 वर्ष पहले भी रहा होगा। अगर नहीं रहा होगा तो कैसे इस जीव का अस्तित्व मिला। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला टॉपिक समझते हैं, पूरा जलवायु। पुराने समय में क्या जलवायु ऐसे ही थी या जलवायु में कैसे परिवर्तन हुआ। जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, आसान लहजे में समझो। मौसम वह होता है जो पल पल क्षण क्षण बदल जाए, जिसके बदलने में एक पल का समय लगे, एक क्षण का समय लगे, पलक झपकते ही क्या हो जाए, मौसम बदल जाए। मौसम नहीं देखते, मौसम बदल जाता है, होता कि नहीं। आप सो रहे होते, अचानक बारिश आ जाती है, तो एक पल में मौसम क्या हो गया, बदल गया। लेकिन जलवायु अधिकतम
8 वर्षों में बदल जाती है। मतलब जलवायु किसी क्षेत्र विशेष का है ना ऐसा वातावरण जिसे परिवर्तित होने में अधिकतम 8 वर्ष का समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? समझते हैं कि हम पूरा जीवाश्म से ही पूरा जलवायु का सूचक का मतलब जो किसी चीज के बारे में सूचित करता है, बताता है, इंडिकेट करता है। आपकी बाइक वगैरह में इंडिकेटर लगा होता कि नहीं लगा होता? वो क्या करता है? वो आपको बताता है कि हमें बाएं मुड़ना है तो बायां इंडिकेटर जल जाता है ना। कुछ लोग तो जलाते ही रहते हैं, चल जाते हैं घर तक, तब तक इंडिकेटर वह जलता रहता है कि नहीं? पीछे वाला आदमी सोचेगा अब मुड़ेगा, इस वाले मोड़ पे मुड़ेगा, इस वाले पे मुड़ेगा, लेकिन कहीं नहीं मुड़ेगा, वो घर चल जाता है सीधे, है ना। तो वो क्या है? वो संकेतक का काम करता है। तो पूरा जलवायु, पुराने समय में जलवायु कैसी रही होगी, इसका भी बोध हमें कौन करवाता है? जीवाश्म करवाता है। मान लेते हैं कोई जीव है जो जिसका देखा गया भाई शरीर पे बाल वगैरह बहुत ज़्यादा थे, इसका मतलब इसके पहले जो जीव रह रहे थे उनके लिए कैसा मौसम? बहुत ज़्यादा। जिस जीव के शरीर पे घना बाल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में पाया जाएगा। इसका मतलब पहले जमाने, अगर मान लेते हैं यहाँ कोई जीव पाया गया जिसके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल थे, घने बाल पाए जाते हों, तो हम क्या लगाएंगे कि भैया यहाँ तो ठंडी उतनी पड़ती नहीं है, तो इतना घने बाल वाला जीव कैसे आया? इसका मतलब पुराने समय में, प्राचीन काल में यहाँ पर ठंडी पड़ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो जीव पाए जाते हैं। आप देखते हैं ना कि अलग अलग देशों के पक्षी, कभी कभार कुछ पक्षियों को आप देखते हैं जो अलग अलग प्रदेशों से हमारे यहाँ आते हैं, आते कि नहीं आते? लेकिन हम उससे क्या, हमें क्या पता चलता है कि भाई जब गर्मी में आ रहे हैं, इसका मतलब ये जीव ऐसे हैं जो गर्मी वाले प्रदेशों में ही रहते हैं। इसका मतलब ये जहाँ रह रहे थे वहाँ पे ठंडी आ गई, अब ये गर्मी की तरफ भाग रहे, तो ये गर्मी में आए, यहाँ आ गए। अब ठंडी वाले जीव जहाँ पे वो रहते हैं, अगर वहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ से वो ठंडी की तलाश में हमारे देश में आ जाते हैं। उन्हें प्रवासी पक्षी के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं ना? तो भाई इससे हम किसका पता लगा सकते हैं? जलवायु का। पॉइंट समझेंगे? अगला, जीव विकास के सूचक। मैंने बताया ना, जीव विकास, पृथ्वी पर जीव कितने समय से आए हैं या उनकी उत्पत्ति कब से हुई है, इसका भी बोध हमें कौन करवाता है? जीवाश्म कराता है। मैंने बताया ना भाई, जितना पुराना हमें अवशेष मिलेगा किसी जीव का, उतना पुराने समय में, या पृथ्वी का अस्तित्व कब से आया, है ना, पृथ्वी का अस्तित्व कब से आया, पृथ्वी का जीवन कब से आया, या फिर यूं कहें पृथ्वी पर जीवन कितने समय से आया, जीव की उत्पत्ति कब हुई, ये हम किसी जीव के अवशेष से ही, जीवाश्म से ही पता लगा सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे समझते हैं कि क्या क्या प्रमाण, विकास को हम किस किस नज़रिए से देखते हैं, पृथ्वी पर जो जीव हैं उनका विकास कैसे हुआ, हम इस चीज़ का आकलन कैसे करते हैं। तो पहला, जीवाश्मों से प्रमाण। वे कुछ जीव हैं जिनके जीवाश्म को प्राप्त किया गया और उसके बारे में गहन अध्ययन किया गया, तो बताया गया कि इतने समय पहले मनुष्य आया था, इतने समय पहले क्या आया था, हाथी, घोड़ा, सबके बारे में बताया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई प्रयोगों के बाद, कई अवशेषों को मिलाने के बाद पता चला कि वर्तमान समय में जो घोड़ा है, इसके पूर्वज जो थे वो लोमड़ी के जैसे थे। मतलब जिस प्रकार से लोमड़ी की प्रजाति होती है, ठीक उसी प्रकार से घोड़े की प्रजाति पाई जाती थी, जिनकी उत्पत्ति 6000 वर्ष पूर्व थी। मतलब 6000 वर्ष पहले जो घोड़े थे वो लोमड़ी जैसे थे, यानी कि उनका क्या हुआ, विकास हुआ। और आज आधुनिक घोड़े, वर्तमान समय में जो घोड़े हम देख रहे हैं, इनके पूर्वज कैसे रहे होंगे? लोमड़ी के जैसे। हम कैसे पता लगा रहे हैं? उनके अवशेषों से। क्लियर है? दूसरा पॉइंट समझते हैं, भ्रूणीय विकास से प्रमाण। भ्रूणीय विकास का मतलब, अगर आज किसी जीव, भ्रूण किसे कहते हैं? जब कोई जीव माँ के गर्भ में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। तो हम किसी जीव का, जब अलग अलग जीव, मतलब मान लेते हैं कोई जीव है, 2 जीव हैं जिनका भ्रूणीय विकास, मतलब जैसे भ्रूण बनता है वो एक जैसा बन रहा है, तो हम कहेंगे भैया ये इसकी प्रजाति का है। भाई जैसे मनुष्य है, जैसे मैं भ्रूण में जैसे रहा हूँगा, जैसे मेरा भ्रूण का विकास हुआ ना, जब मैं भ्रूण में रहा हूँगा जैसे विकास हुआ, वैसे अलग की कोई और रहा होगा, उसके भी भ्रूण का विकास वैसे। हर जीव का अलग अलग तो होगा नहीं। मनुष्य है तो एक ही तरीके से भ्रूण का विकास होगा, कुत्ते में अलग तरीके से होगा, गाय में अलग होगा। तो जब हम अलग अलग कुत्ते का देखेंगे, भ्रूण 2 का देखेंगे, तो हमें लगेगा भाई इसका भी ऐसे हो रहा है, ऐसे, इसका मतलब ये दोनों क्या है? कुत्ते हैं ना। समझ रहे हैं? तो ये भ्रूणीय विकास से भी हम किसी जीव के
पता लगा सकते हैं। जैसे भाई अगर पुराने जमाने में हाथी को हाथी कहते थे तो नए जमाने में हाथी को का शेर हो जाएगा? भाई भ्रूणी विकास तो वैसे ही होगा, केवल विकसित होगा थोड़ा सा। जैसे जिराफ पहले जैसे थे वैसे ही तो जिराफ है, केवल हुआ क्या कि अगली टांगें थोड़ी सी लंबी हो गई, पिछली थोड़ी सी छोटी, गर्दन लंबी हो गई, बस यही ना हुआ। लेकिन भ्रूणी विकास तो वैसे ही होगा। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई जीव कितना या किसी जीव का पूर्वज कौन है। जैसे मनुष्यों को माना जाता है कि हमारे पूर्वज क्या है? बंदर हैं। अकॉर्डिंग मतलब डार्विन और लैमार्क के अनुसार हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या हैं? बंदर हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बंदर का भ्रूणीय विकास होता है ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों का भ्रूणीय विकास होता है। इसी वजह से हमें माना जाता है, और कई सारे लक्षण हैं जिसकी वजह से हमें माना जाता है कि मनुष्यों का जो पूर्वज हैं वो कौन है? बंदर हैं। समझ रहे हैं? अगला पॉइंट समझते हैं, अवशेषी अंगों से प्रमाण, है ना। जैसे हमारे शरीर में माना जाता है मनुष्य के शरीर में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। जैसे ये कान वाला ये बाल, इसका कोई काम है? बताइए, इसका कोई काम नहीं। इस बाल का कोई काम है? इन फ्यूचर जिस अंग का हम प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, इन फ्यूचर भविष्य में वो अंग क्या हो जाएंगे, या उन अंगों की विलुप्ति हो जाएगी, वो अंग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि अवशेषी अंगों से। जैसे मान लेते हैं कि कोई मनुष्य है जिसके शरीर में 4 अवशेषी अंग, आने वाले समय अब उसका भ्रूणीय विकास तो वैसे ही होगा, उसमें भी नई जाति जो होगी उसमें भी अवशेषी अंग उतना ही पाया जाएगा, उसके बाद वाली जो पीढ़ी होगी उसमें भी अवशेषी अंग। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि इसके पूर्वज मनुष्य जैसे रहे होंगे, बंदर जैसे रहे होंगे, गिलहरी जैसे रहे होंगे, जो अलग अलग, भाई सबका भ्रूणीय विकास अलग होता है, सब में अवशेषी अंगों की संख्या अलग अलग होगी। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, हमारे पूर्वज रहे होंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या 46, है ना। अगर दूसरा कोई, अगर मान लेते हैं अगली नई पीढ़ी कोई आया, है ना, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46। तो ये क्या है? वैसे ही ठीक उसी प्रकार से अवशेषी अंगों के आधार पे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि मनुष्य या किसी जीव के जो पूर्वज हैं वो कैसे रहे होंगे, उनकी उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई होगी। समझ गए बात को? अगला टॉपिक शरीर। देखिए पॉइंट हम क्या समझ रहे हैं, ये सभी जीवाश्म के अंतर्गत ही आएंगे। शरीर संरचना से प्रमाण, शारीरिक बनावट के आधार पे हम क्या कर सकते हैं? शरीर की संरचना के आधार पे भी प्रमाण, मतलब कोई जीव है उसका शरीर किससे किससे बना है। अगर बायोलॉजिकल भाषा में हम बोले तो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, कितना विशाल शरीर है, कितना छोटा शरीर है ना, किस जगह पे पाया जाने वाला, अपने आप को क्या वो अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढालने वाला शरीर था या फिर नष्ट होने वाला शरीर, कैसा, वो शरीर के आधार पे। अगला टॉपिक समझेंगे तुलनात्मक शरीर संरचना के आधार पे, दो अलग अलग अंगों के तुलना करने पर, कंपेयर करने पे हमने क्या पाया वो हम समझेंगे। तुलनात्मक, तुलना करके दो अलग अलग जीव को ले लेंगे और देखेंगे इनमें कौन कौन से अंग मिल रहे हैं, कौन कौन से अंग नहीं मिल रहे हैं। इसके आधार पे भी हम जीवों की उत्पत्ति, जीवाश्मों को पता लगाते हैं। पॉइंट समझेंगे समजात अंग, वे अंग जो मूलभूत संरचना और उत्पत्ति में क्या होते हैं? समान होते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूलभूत संरचना क्या होती है? समान होती है। कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षी का पंख और मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के पंख। पॉइंट समझो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समजात अंग वह अंग जो उत्पन्न मतलब पैदा, है ना, मूलभूत संरचना देखने में और संरचना में, मूलभूत संरचना देखने में और उत्पत्ति एक जैसी हो लेकिन उनके कार्य क्या हो? अलग अलग। जैसे चमगादड़, पक्षी के पंख, पक्षी का पंख क्या होता है? वो उसका एक पैर ही होता है, एक हाथ ही होता है, लेकिन वो पंख में क्या होता है? रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। समझ रहे हैं? तो वो क्या है? पक्षी के पंख और मनुष्य का हाथ दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन होता क्या है? दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं। चमगादड़ को देखिए, उसके पंख को देखिए तो उसके नीचे 5 उंगलियों जैसी संरचना होगी। आप नोटिस करके देखिए, उसके पंख के नीचे 5 उंगलियों जैसी संरचना होगी। वो हवा को क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से चमगादड़ उड़ पाती है। तो उसकी उत्पत्ति और संरचना तो एक समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अंग जिनकी मूलभूत संरचना और उत्पत्ति एक समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, उसे हम बोलते हैं समजात अंग। समवृत्ति या समरूप अंग, वे अंग
समझते हैं? वे अंग जिनका कार्य समान और उत्पत्ति एवं मूलभूत संरचना क्या होती है? अलग अलग। जो कार्य तो एक ही करते हैं लेकिन उत्पन्न अलग अलग तरीके से हुए। पॉइंट समझो। समजात क्या थे? मूलभूत संरचना, देखने में भी एक जैसे लगते थे और उत्पत्ति भी एक समान, तो समजात अंग। लेकिन समरूप या समवृत्ति अंग की बात करें तो जिनका कार्य मतलब कार्य तो एक ही करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? अलग अलग। जैसे पक्षी के पंख, कीट के पंख, समझ रहे हैं? ये अलग अलग तरीके से उत्पन्न होते हैं। लेकिन मछली के पंख, अब देखिए मछली के पंख, इसके पक्षी के पंख उड़ने का काम करते हैं, मछली के पंख तैरने का काम करते हैं, है ना। और सील, चप्पू देखे ना, एक पेंगुइन जैसा जीव होता है जिसके यहाँ 2 पंख रहते हैं, इसे केवल फड़फड़ाता, उड़ता नहीं है वो, समझ रहे हैं ना। वो केवल उसके अंदर पाया जाता है। वो क्या काम करते हैं? वो देखने में एक जैसे होते हैं, है ना। कार्य क्या होते हैं उनके? कार्य सबका एक होता है लेकिन उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। मतलब वो पैदा अलग अलग तरीके से होते हैं और कार्य एक करते हैं। समझ गए बात को? नोटिस किया दोनों में क्या है? कार्य अलग, इसमें कार्य अलग अलग, उत्पत्ति समान। इसमें कार्य समान लेकिन उत्पत्ति अलग अलग। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। ये पॉइंट कुछ समझ जाना, पूछ दिया जाता है कभी कभार, अर्नेस्ट हेकल का सिद्धांत क्या है, या जिसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी बोला जाता है। आपसे पूछेगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है तो आप कहेंगे अर्नेस्ट हेकल। पॉइंट बेटा ये याद रखना, वैज्ञानिक, ये नाम जरूर याद रखा करिए। अगर आप नाम याद रख लेते हैं तो थोड़ा सा गलत भी अंदर लिख देंगे तो चल जाता है कि ये सामने वाला देख लेता है कि हो सकता है भाई इस आदमी ने पढ़ा हो, वरना नाम कैसे इसे मालूम। अर्नेस्ट हेकल ने क्या कहा था? उसे जत्यावृत्ति का नियम, मतलब जाति का नियम, जाति वृत्ति का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं अर्नेस्ट हेकल? उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय विकास में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति करता है। यानी कि कोई जीव है, जब उसके भ्रूण का निर्माण होता है, जब गर्भ में उसका निर्माण होता है, तो जैसे उसके पूर्वज, जैसे उसकी जाति का निर्माण हुआ था, ठीक उसी प्रकार से वो भी अपने भ्रूण की पुनरावृत्ति को क्या करता है? दोहराता है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से अगर मैं मनुष्य की बात करूं, मनुष्य की जाति, मानव जाति की बात करूं, तो जिस प्रकार से मानव जाति में भ्रूण का निर्माण हुआ तो नई वाली जाति होगी उसमें भ्रूण का निर्माण वैसे ही होगा। तो इस जाति, ये जाति, दोनों जाति क्या करती है? पुनरावृत्ति। किसी चीज का दोबारा होना, आवृत्ति आना, तो उसे क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। समझ रहे? अर्नेस्ट हेकल ने क्या कहा था कि प्रत्येक जीव, मतलब हर जीव, चाहे कोई भी जीव, कुत्ता है तो कुत्ते जैसा भ्रूणीय परिवर्धन उसमें होगा, मतलब उसमें भी भ्रूणीय, जो भ्रूण का जैसे उसके भ्रूण का जैसे निर्माण, मतलब पहले वाले कुत्ते का निर्माण, मान लेते कोई कुत्ता का दादा है ना, अगर उसका कोई निर्माण हो रहा है, उसका जैसा भ्रूण बना, उसके पोते का वैसे बनेगा, उसके पोते का वैसे बनेगा, वो भ्रूणीय लगातार चलता रहेगा। इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। क्लियर है? मनुष्यों की भी बात, मनुष्य में भी यही कॉपी होता है कि मैंने यहाँ इसमें मैंने बताया था ना, भ्रूणीय विकास से प्रमाण, तो इससे भ्रूणीय विकास से क्या मतलब? हर जीव क्या करता है? अपने भ्रूणीय, जैसे उसके पूर्वजों में, उसकी पुरानी जातियों में, उसकी जाति में जिस प्रकार से भ्रूण बना था, ठीक उसी प्रकार से भ्रूण का निर्माण उसमें भी होगा। तो इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना, ठीक है। वान बेयर की बात करें, वान बेयर ने भी कहा था जीवधारी भ्रूणीय विकास के समय पूर्वजों की भ्रूण अवस्थाओं को दोहराता है। यही पॉइंट सेम बोला उन्होंने कि प्रत्येक जीव क्या करता है? जीवधारी भ्रूणीय विकास में जब उसका भ्रूण का निर्माण होता है, जब वो भ्रूणीय अवस्था में आता है, तो वो क्या काम करता है? जब वो निर्माण होता है तो जैसे उसके पूर्वजों में जिन जिन अंगों का जैसे जैसे जितने जितने दिनों में निर्माण हुआ था, उतने उतने दिनों में ही उसके अंदर, उसके भ्रूण में क्या होगा? उन अंगों का निर्माण विकास होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? बेस्ट ऑफ लक।